लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, एक सैड लव स्टोरी। 1996 से अब से 25 साल पहले सुबह के 9 बजने को थे। नाश्ते की मेज पर नवीन और पूनम मौजूद थी। नवीन अखबार पढ़ रहे थे और पूनम चाय बना रही थी। तभी राजन वहां पर आ पहुंचा और तेजी से कुर्सी खींचकर उस पर जम गया। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा, राजन ने कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, पूनम ने मुस्कुराकर जवाब दिया और उसके लिए ब्रेड पर जैम लगाने लगी। मम्मी, सामने वाली कोठी में लोग आ गए क्या? अभी मैंने देखा कि लॉन में एक अंकल कुर्सी पर बैठे हैं। मोर कुर्सी पर झूल रहे हैं। हाँ, कल ही वे लोग यहाँ आए हैं। 3 ही लोगों का परिवार है, माता पिता और एक बेटी। देवी का नाम है उसका। कल जब सबने सामने सामान उतर चुका था तब मैं वहां जाने ही वाली थी कि उनसे चाय पानी पूछने के लिए, कि तभी वह बच्ची देविका आ गई। वह पानी लेने आई थी। बड़ी प्यारी है, दिखने में बहुत सुंदर है और बहुत मीठा बोलती है। उसने बताया कि वे लोग इंदौर से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। ओके, अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ। रितेश मेरा इंतजार कर रहा होगा। सेब खाता हुआ राजन लगभग वहां से भागा। अरे, नाश्ता तो ठीक से करते जा, पूनम ने पीछे से आवाज दी। उसने कभी सुनी है तुम्हारी कोई बात? उसके कानों तक पहुंचे तो बात ही क्या है। नवीन चाय का घूंट भरते हुए बोला। आप भी हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं। यही तो उम्र है उसकी, मौज मस्ती करने की। कॉलेज खत्म हुए साल भर हो चला है और कितनी मौज करेगा। रितेश को देखो, आनंद के साथ अब उसने उसका सारा काम संभाल लिया है। आपका बिजनेस कहीं भागा नहीं जा रहा, राजन ने ही संभालना है। देख लेना, एक बार जिम्मेदारियों में रम गया तो फिर साथ बैठकर बात करने को भी तरस जाओगे। चलो देखते हैं ऐसा कब होता है। और आज कहाँ गए हैं तुम्हारे साहबजादे? ऐसे ही चलता रहा तो कब काम चलेगा। उसने बताया था संडे है। वह रितेश के साथ गया है। पूनम बर्तन समेटते हुए बोली। रितेश राजन के घर से चंद ही घर छोड़कर रहता था। उनके माता पिता आनंद और लता और राजन के माता पिता नवीन और पूनम, सभी का आपस में अच्छा व्यवहार था। सालों पहले आनंद दिल्ली में नवीन के मोहल्ले में आई थी। रितेश के अलावा उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम अनु था। बचपन में ही रितेश की बुआ ने उसे गोद ले लिया था। हालांकि इस बात से कोई अनजान नहीं रहा कि असल में अनु के माता पिता यही लोग थे। आनंद बाबू की इकलौती बिटिया थी अनु। बे औलाद और विधवा सीमा ने अनु को सगी माँ से ज्यादा चाहा। मध्यम वर्गीय परिवार था आनंद बाबू का, पर चूंकि अब उनके पास केवल रितेश ही था, इसलिए ठीक ठाक गुजारा हो जाता था सबका। उसके पश्चात पार्क में त्योहारों में एक दूसरे से मिलने पर लता और पूनम की भी अच्छी बनने लगी थी। रितेश का दाखिला भी राजन के स्कूल में ही हो गया। फिर तो पहले स्कूल फिर कॉलेज, दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती चली गई। हालांकि दोनों काफी विपरीत प्रवृत्ति के थे। जहां रितेश कुछ गंभीर और अंतर्मुखी था, वहीं राजन मस्तमौला किस्म का व्यक्ति था। जीवन यात्रा के सफर को हंसते गाते पार करना चाहता था। सभी से चुगलबाजी करना उसकी आदत में शुमार था। कुल मिलाकर अलग स्वभाव होने पर दोनों में गहरी झंती थी। रितेश के घर के बाहर राजन ने जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया तो रितेश तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए और लता को बाय करता हुआ बाहर की ओर लपका और अपने दोस्त की ओर चला आया। अरे, अब बंद भी कर, पूरे मोहल्ले को घर से बाहर निकालना है। क्या क्या बोल रहा है तू? अरे, यह तो मेरे दोस्त के लिए है। तू मेरा, मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना? राजन गुनगुनाते हुए बोला और रितेश उसे देखकर हंस पड़ा। और बता, जन्मदिन की तैयारियां कैसी चल रही हैं?
वैसी ही जैसी हर साल होती हैं। पापा के दोस्त, मम्मी की सहेलियां, रिश्तेदार, पड़ोसी सभी होंगे, पर मेरी तरफ से कोई नहीं। बस एक ही बंदा होगा जो पार्टी में ना हो तो पूरी पार्टी कैंसिल कर दूं। समझा कि अभी और समझाऊं? समझ गया यार, तेरा जन्मदिन हो और मैं ना आऊं? ऐसा कभी हो सकता है? अच्छा अभी यह तो बता कि हम जा कहाँ रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। तब उसने बताया, इतनी देर से जन्मदिन की बात चल रही है तो क्या जन्मदिन का केक मैं नाइट सूट में काटूंगा? हम अपने लिए कपड़े खरीदने जा रहे हैं। पार्टी राजन के घर पर ही थी। घर का हाल रोशनी से नहा चुका था। मेहमानों की चहल पहल जारी थी। राजन और रितेश भी अपने अन्य दोस्तों के साथ मशगूल थे। तभी पूनम राजन के पास आई। चलो बेटा, केक नहीं काटना क्या? सब इंतजार कर रही हैं। चलो मम्मी, केक भी तो इंतजार कर रहा होगा। तू चल, मैं आया। राजन रितेश के कंधे पर हाथ रखकर गाता हुआ टेबल के पास पहुंच गया। जैसे ही मोमबत्तियां बुझाने के लिए वो झुका, वैसे ही सामने से एक खूबसूरत लड़की ने प्रवेश किया। दिखने में काफी ज्यादा एलिगेंट और सुंदर। राजन की निगाहें जैसे उस पर थम गई हों। रितेश भी एकटक उसे ही देख रहा था। गुलाबी रंग के सूट में वह खिला हुआ गुलाब दिख रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, नाजुक होठ, कंधे पर बिखरे स्याह काले बाल। सारी कायनात की खूबसूरती जैसे उसमें समा गई हो। अरे देविका, आओ बेटा। देविका के साथ उसकी माँ आशा भी थी। पूनम ने उनका अभिवादन किया और उसे अपने पास ही बुला लिया। चलो बरखुदार, मोमबत्तियां पिघलकर आधी हो चुकी हैं। नवीन बोले। ओह हाँ। राजन जैसे होश में आया और उसने फूंक मारकर मोमबत्तियां बुझाई तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चारों ओर जन्मदिन के लिए बधाइयां दी जाने लगी। केक काटकर सबसे पहले उसने पूनम और नवीन को खिलाया और फिर रितेश को खिलाने लगा। जवाब में रितेश ने भी केक का एक बड़ा सा टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। यह देखकर सभी जोर से हंस पड़े, पर राजन के कानों तक जो हंसी पहुंची वह देविका की थी। चूड़ियों की खनखनाहट जैसी हंसी उसी सीधे अपने दिल में उतरती लगी। जितनी देर पार्टी चलती रही उतनी देर तक राजन की निगाहें चोरी छुपे देविका को ही निहारती रही। उसका सारा ध्यान देविका में ही ध्यान मगन था। घर सामने ही होने की वजह से उस दिन के बाद से देविका कभी कभी राजन के घर आ जाती थी। वह पाक कला में भी काफी निपुण थी, तो अलग अलग तरह के व्यंजन पूनम को चखाने चली आती थी। इसी बीच राजन से भी कभी आमना सामना होता था तो कुछ औपचारिक बातें ही होती थी। पूनम को तो वह शुरू से ही पसंद थी। उसने मन ही मन में उसे राजन के लिए पसंद भी कर लिया था, पर बाप बेटे से बात करने के लिए वह देविका का मन भी टटोल लेना चाहती थी और उसके लिए वह किसी खास मौके की तलाश में थी। ऐसे ही लगभग 6 महीने बीत गए। एक दिन राजन ने घर के बाहर अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो देखा कि सामने देविका खड़ी थी। राजन गाड़ी लेकर उसके सामने पहुंचा। हेलो देविका, कैसे खड़ी हो? आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? तब देविका ने कहा, जाना तो है, पर आज मम्मी पापा की कार नहीं है। उन्हें किसी जरूरी काम से कहीं जाना था, तो आज वे जल्दी ही निकल गए और अब टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ। तब राजन ने कहा, चलो मैं छोड़ देता हूँ, रास्ता तो वही है। अरे अभी मिल जाएगी कोई टैक्सी, तुम क्यों तकलीफ करती हो? मैं अपने आप चली जाऊंगी।
राजन ने यह कहकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, तो तुम भी यह तकल्लुफ रहने दो। देविका मुस्कुरा के गाड़ी के अंदर बैठ गई। गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी थी कि कुछ ही दूरी पर एक रेड लाइट पर देविका की खिड़की के पास गुलाब के फूल बेचने वाला एक बच्चा आकर खड़ा हो गया और उससे फूल खरीदने की गुहार सी लगाने लगा। तो देविका ने उससे फूल ले लिया। इस फूल का तुम क्या करोगी देविका? अचानक राजन के मुंह से निकल गया। तब देविका ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कहना चाहती हो? राजन ने कहा, मतलब तो कुछ भी नहीं। लीजिए, आप फूल ले रही थी। अरे यार, फूल को फूल की क्या जरूरत? राजन मुंह ही मुंह में बुदबुदाता हुआ बोला। कुछ कहा तुमने? तुम क्या बात कर रही थी? तब राजन ने कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। कुछ ही देर में राजन ने गाड़ी कॉलेज के गेट के सामने रोक दी। तब देविका ने उसे थैंक यू सो मच कहकर वहां से चली गई। राजन ने वेलकम कहा और देविका मुस्कुराती हुई गेट की ओर चली गई। राजन उसे जाता हुआ देख ही रहा था कि अचानक उसकी नजरें देविका की सीट के नीचे गिरे हुए कागज पर पड़ी। उसने झट से कागज उठाया और सोचा कि देविका का ही कोई जरूरी कागज होगा। उसने उसे आवाज लगानी चाहिए, पर तब तक देविका उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। है क्या यह? राजन ने खुद से ही सवाल किया और कागज खोल कर देखा। जैसे ही पहली पंक्ति पर राजन की नजर गई, वह आश्चर्य से भर उठा। वह एक खत था। राजन ने तूफान की तेजी से वह खत पढ़ डाला। खत समाप्त होते ही वह खुशी के मारे चिल्ला सा उठा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वापस घर की ओर दौड़ा दी। पूरे रास्ते उसके दिलो दिमाग में वह खत छाया रहा। घर पहुंचते ही उसने पूनम को पुकारा, मम्मी ओ मम्मी, तू कब सांस बनेगी? राजन पूरे जोश खरोश भरे स्वर में चिल्लाने लगा। पूनम आई तो उसने कानों पर हाथ रख लिए। पहले चिल्लाना तो बंद कर, और यह क्या कर रहा है? अच्छा है तेरे पापा घर पर नहीं है, वरना अभी तूफान आ जाता, और इतना बड़ा तूफान मैं कैसे समेटती। मम्मी, तूफान ही तो आ गया है। आप मेरी शादी की बात करती थी, तो आप करवा भी दीजिए मेरी शादी। ऐसे ही करवा दूं? शादी के लिए कोई लड़की भी चाहिए होती है मेरे बच्चे। पूनम लाड भरे स्वर में अपनी बेटी को समझाने लगी। तब राजन ने कहा, लड़की तो है देविका। सच? देविका तुझे पसंद है? पूनम खुशी से ये सुनते ही झूम सी उठी। बहुत पसंद है, और आज ही पता चला है कि मैं भी उसे पसंद हूँ। क्या कह रहा है? तुझे कैसे पता? क्या उसने कहा तुझसे इस बारे में कुछ भी? ऐसा ही कुछ। अच्छा, शादी की तैयारियां करो। राजन कुछ उतावला सा हो रहा था और उसका उतावलापन देखकर पूनम हंसती जा रही थी। पूनम को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे बेटे ने वही काम कर दिया जो उसे बहुत इच्छा थी। अरे पागल, ये काम क्या चुटकी बजाते ही हो जाता है? तेरे पापा से बात करनी है और देविका के घर वालों से भी तो। अच्छा, काश चुटकी बजाते ही हो जाता। चुटकी बजाते बजाते राजन अपने कमरे में चला गया। उसे जाता हुआ देखकर पूनम की आंखों में जैसे लाड़ का सागर हिलोरे लेने लगा। कमरे में पहुंचकर राजन पलंग पर औंधा गिर पड़ा और जेब से खत निकालकर फिर से ध्यान से उसे पढ़ने लगा। प्यारे आर, आज हमें मिले पूरे 6 महीने हो चुके हैं। वह पार्टी का ही दिन था जब हमने एक दूसरे को पहली बार देखा। उस दिन ऐसा लगा था जैसे तुम्हारी नजरों ने मेरी रूह तक को छू लिया। तब से आज तक हुई चंद मुलाकातें ही मेरे मौन प्रेम की साक्षी हैं। आधी अधूरी उन मुलाकातों में जो छोटी छोटी बातें हुई, जैसे तुमने मुझे देखा
उन्हीं पर मेरा विश्वास टिका है। अब मुझे लगता है कि इस पवित्र प्रेम को शब्दों की जरूरत नहीं, बस अब हमारे माता पिता भी इस खूबसूरत रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दें। घर पर मेरी शादी की बात चलने लगी है। तुम अपने माता पिता को इस बारे में बता दो ताकि वह रिश्ते की बात करने आ सके। दिल से सदा ही तुम्हारी डी। न जाने वो खत राजन ने कितनी ही बार पढ़ डाला। पढ़ते पढ़ते ही उसकी आंखें लग गई। रात हो गई। डाइनिंग टेबल पर नवीन ने राजन के बारे में पूछा तो पूनम ने बताया कि आज तो वह बिना नाश्ता किए ही सो गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? नवीन ने बड़े ही आश्चर्य के साथ पूछा। वही जो इस उम्र में हो जाया करता है, जिसको लेकर सब बेचैन रहते हैं, वही उसे भी हो गया है। पूनम, पहेलियां ना बुझाओ, पहले पूरी बात बताओ, तभी मुझे कुछ समझ में आएगा। हमें देविका के माता पिता से बात कर लेनी चाहिए। राजन और देविका एक दूसरे को चाहने लगे हैं। ये कब हुआ और कैसे हुआ? क्या आप भी प्यार किया नहीं जाता, वो तो अपने आप ही हो जाता है। जैसे माँ वैसा ही बेटा। अरे पहले कारोबार में मेरा हाथ बटाए, फिर प्यार मोहब्बत में पड़े, शादी तो दूर की बात है। शादी होती है तो जिम्मेदारी का एहसास खुद ब खुद जग जाता है। और फिर राजन ने कौन सी नौकरी ढूंढनी है, अपना कारोबार ही तो संभालना है, वह संभाल लेगा। बस इसी के साथ दोनों की बातचीत यहीं पर समाप्त हो गई। इधर देविका बहुत परेशान हो रही थी। अपने कमरे की एकाएक चीज, एकाएक किताब वह ढेरों बार छान चुकी थी, पर उसका खत उसे नहीं मिल रहा था। किताब में ही तो रखा था। अंत में थक कर वह पलंग पर बैठ गई और उसकी सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। आखिर कहाँ गया खत? वह खत रितेश के लिए था। रितेश और देविका की प्रेम कहानी राजन के जन्मदिन की पार्टी में आरंभ हुई थी। जब वे राजन के घर पहुंची थी तो सबसे पहले उसकी नजरें रितेश से ही मिली थी। रितेश भी उसे ही देख रहा था। फिर पूरी पार्टी में वह कभी खाना एक साथ लेते हुए टकराते तो कभी अपने परिजनों के साथ आपस में हुए परिचय के दौरान एक दूसरे को देखते रहती। उस दिन शब्दों की सीमा चाहे हेलो में ही खत्म हो गई हो, पर दिल से दिल की बातें ऐसी थी कि मानो लगता हो जैसे उनका अंत ही न हो। वे तो भरती ही चली जा रही थी। पूनम के घर जब भी कोई महफिल जमती तो लता के साथ आशा भी शामिल होती थी। इस तरह आशा और लता की भी अच्छी बातचीत हो गई। पूनम सभी के सामने देविका की पाककला की खूब तारीफ करती थी। तो ऐसे में लता एक दिन बोल उठी, अरे तो कभी हमें भी खिलाओ ना तुम्हारे हाथ का खाना, हम भी तो टेस्ट करें। यह सुनकर आशा बोली, क्यों नहीं, यह भी कोई कहने की बात है। फिर एक दिन देविका लता के घर पहुंची तो शायद लता वहां नहीं थी। दरवाजा रितेश ने ही खोला था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। आओ देविका, कोई काम था क्या तुम्हें? आंटी नहीं है क्या घर पर? मैं तो आंटी से मिलने आई थी। नहीं, कहीं बाहर गई हैं, पर बस अभी आती ही होंगी। यह मैंने खीर बनाई थी, सो मैं उनके लिए लाई हूँ, उन्हें दे दीजिएगा। तब रितेश ने कहा, बस आंटी के लिए, मेरे लिए नहीं लाई हो खीर? देविका ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, तुम खा लो। अचकचाकर बोल उठी वह। उसकी हालत देखकर और उसकी बात सुनकर रितेश की हंसी छूट पड़ी। रितेश को तो जैसे ना आने वाली हंसी पर भी हंसी आ रही थी। रितेश ने कहा, अरे घबराओ मत, बैठो तो सही, मैं पानी लाता हूँ। देविका ने कटोरा मेज पर रखा और सोफे पर बैठ गई। उसका दिल सीने में से इस कदर धड़क रहा था जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी रितेश पानी ले आया। देविका ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया और कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। कहकर वो तेजी से वहां से निकलने को हुई। तब उसने कहा, अरे देविका सुनो तो, रुको देविका। देविका के कदम वहीं पर ये सुनते ही जम गई। मुश्किल से उसने पीछे घूमकर देखा। रितेश सीधे कदमों से देविका के पास आ पहुंचा था और धीरे धीरे उससे बातें करने लगा। देविका की पलकें मानो टनों भारी हो उठी हो। वे खामोश पर खूबसूरत पल शायद उन दोनों के लिए अनमोल थे, जिन्हें वे सदा सहेज कर रखना चाहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त वहीं थम गया था। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने की आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे। तभी रितेश ने खुद को संभाला। ओ हाँ ठीक है देविका, मम्मी आएंगी तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम आई थी। यह सुनकर देविका की नजरें ऊपर उठी तो फिर वह मुस्कुराकर वापस लौट गई। एक दिन रितेश को रास्ते में देविका के पिता मोहन मिल गए। रितेश ने उन्हें घर छोड़ने के लिए अपने स्कूटर पर बिठा लिया। तब बातों ही बातों में उन्होंने रितेश से देविका की पढ़ाई में एक कठिन विषय का जिक्र किया। तो रितेश ने कहा कि वह एक दिन घर आकर कुछ जरूरी नोट्स दे देगा, जिससे देविका की काफ़ी मदद हो जाएगी। तब 3-4 बार रितेश ने उसके घर जाकर उसकी फाइल पूरी बनवा दी थी। इन्हीं कुछ मुलाकातों से देविका उसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो चुकी थी। एक दिन उसने शरारत करते हुए रितेश की चाय में नमक मिला दिया। सोचा था कि गुस्सा करेगा, पर वह बिना शिकायत करे जब पूरी चाय पी गया तो देविका की आंखें भर आई, अपने प्रति गलाने से और उसके प्रति प्यार से। आज शाम को भी रितेश घर जाने वाला था, इसलिए देविका ने अपने मनोभाव खत में उतार दिए थे और आज वह एक उपयुक्त मौका देखकर वह खत उसे देना चाहती थी। शाम को रितेश घर आया तो आशा ने उसे बिठाकर देविका को आवाज लगाई। देविका का मुरझाया चेहरा देखकर रितेश असमंजस में पड़ गया। बेटा सवेरे से अपनी फाइल ढूंढ रही है, मिल नहीं रही तो देख कैसे रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली हैं। तू जरा समझा, मैं चाय लेकर आती हूँ। आशा रसोई में गई तो रितेश ने पूछा, कहाँ खो गई? फाइल क्या कॉलेज में छूट गई? देविका की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। तब धीरे से रितेश ने उसके हाथ पर हाथ रखकर बेहद आत्मीय स्वर में कहा, रो मत, किताब ले आओ, कोशिश करके दोबारा बना लेते हैं। अब देविका से रोका न गया। उसने धीमे स्वर में कहा, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। तुम भी मुझे चाहती हो ना? रितेश उसकी ओर हैरान परेशान निगाहों से देख रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? कुछ तो कहो। रितेश के मुंह से कोई बोल ना निकला। रितेश बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। रितेश के ऐसा करने से देविका को जैसे उसका जवाब मिल गया। अपनी रुलाई रोकने के लिए उसने दुपट्टे में अपने मुंह में दबा लिया और तेज कदमों से वहां से चली गई। रितेश अवाक खड़ा रह गया और कुछ पलों बाद वहां से चला गया। अगले दिन उसने देविका के घर फोन लगाया। ज्यादातर फोन आशा ही उठाती थी, पर उस दिन देविका ने उठाया। हेलो। देविका की आवाज बेहद उदासीन थी। हेलो देविका। रितेश की आवाज गंभीर थी। रितेश तुम? देविका एक अनजानी सी खुशी से भर उठी। उसे लगा शायद आज रितेश हाँ कर देगा। उसने कहा, देविका
जानता हूँ जो कल तुम पर बीती, जो कल तुमने महसूस किया, पर देविका मैं मजबूर हूँ। यह शायद तुम्हारे निश्चल प्रेम का मैं हकदार नहीं हूँ। तुम सुन रही हो देविका? हाँ, सुन रही हूँ। देविका को अपनी ही आवाज़ जैसे एक कुएं से आती प्रतीत हुई। पापा बेहद कमज़ोर हो चुके हैं। उन्हें उनकी ज़िंदगी की शाम में अब आराम देना है। अनु दी की जिम्मेदारी से भी मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। ये बात भी तुम जानती हो। देविका इस वक्त अपने सुनहरे सपने साकार करने का मादा मुझ में नहीं है। मुझे माफ कर देना, शायद मैं ही बदनसीब हूँ। कोई बहुत खुश नसीब होगा जिसकी जिंदगी में तुम उजाला करोगी। फोन कट चुका था और देविका जड़वत होकर रह गई। शायद अर्ध विक्षिप्त सी होकर नीचे ही गिर पड़ती अगर आशा ने उसके पीछे आकर उसे संभाला नहीं होता। क्या हुआ देविका, तू पथरा सी क्यों गई है? आशा ने घबराए हुए स्वर में उससे पूछा। मम्मी, शायद मैं अब इम्तिहान पास न कर पाऊं। रितेश के साथ अब दोबारा फाइल तैयार करना मुमकिन नहीं है। देविका शून्य में देखती हुई बोली, अरे बेटे, इस समय इम्तिहान को भूल जा और एक खुशखबरी सुन। पूनम का फोन आया था सवेरे। उन्होंने तुझे राजन के लिए मांगा है। बेटी, अगर तू कहे तो ये रिश्ता हम कर दें। आशा का स्वर खुशी से सरोबार था। फिर आपने क्या जवाब दिया मम्मी? यह सुनकर देविका कुछ सुन सी पड़ गई थी। यह कोई समय लेकर सोचने की बात है। मैंने झट से हाँ कर दी। मम्मी, यह क्या किया आपने? मैं और राजन, हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। मैं राजन से प्यार नहीं करती। मैं यह शादी नहीं कर सकती। देविका ने भर्राए हुए स्वर में कहा। अरे, यह प्यार मोहब्बत फिल्मी कहानियों में अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। और फिर आखिर क्या कमी है लड़के में? अच्छा परिवार है राजन का, उनका इकलौता बेटा है। और फिर सबसे बड़ी बात, पहल उनकी तरफ से हुई है। और क्या चाहिए तुझे? यही सब तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देविका जैसे कुछ भी सोचने समझने की ताकत खो चुकी थी। सब कुछ हाथ में सिमटी रेत की तरह फिसलता ही जा रहा था। देविका को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब उसकी माँ ने कहा, देविका, हम तेरे माँ बाप हैं, कभी तेरा बुरा नहीं सोच सकते। मुझे पूरा विश्वास है तू वहाँ बहुत खुश रहेगी और वे लोग तुझे बहुत प्यार देंगे। आशा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। उसके बाद कब रस्में निभाई गई और कब वह दुल्हन बनकर राजन के घर आई, यह सब जैसे उसके होशो हवास में नहीं था। इस दौरान रितेश वहां उपस्थित नहीं था। वह सीधा राजन के घर पहुंचा था। विदाई के बाद राजन के घर में हुई रस्मों में जब देविका ने रितेश को राजन के साथ हंसते बोलते देखा तो उसके दिल में एक हुक सी उठी। क्या कोई एहसास नहीं है इसे मेरी भावनाओं का, मेरे जज्बातों का? क्या कभी भी एक दिन के लिए, एक पल के लिए भी उसने मुझे नहीं चाहा? मैंने तो अपना सर्वस्व प्रेम इस पर अर्पित कर देना चाहा था, पर यह इस कदर निष्ठुर क्यों है? क्या मैं इसकी जिम्मेदारियां निभाने में सहभागी नहीं बन सकती थी? इसने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा। उफ, अगर यह मेरे सामने रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। देविका और बर्दाश्त ना कर सकी। संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे घूमता सा लग रहा था और अगले ही पल वह बेहोश हो चुकी थी। आंखें खुली तो एक सजे धजे कमरे में उसने खुद को पाया। वह उठी तो चूड़ियों और पायलों की आवाज से राजन भी जाग गया, जो उसके साथ ही अधलेटी अवस्था में था। अब कैसी हो?
यह रिश्तेदार बिना, यह रस्में, वह रिवाज, ऐसा लगता है जैसे शादी इस जन्म में हुई हो और साथ रहना अगले जन्म में नसीब होगा। सारी रस्में निभाते निभाते तुम तो बेहोश हो गई थी। आराम से लेट जाओ, अभी सुबह होने में कुछ वक्त है। मैं लाइट बुझा देता हूँ, राजन ने बड़े ही प्यार से कहा और लाइट बंद कर कमरे से बाहर चला गया। सुबह तैयार होकर देविका सीधे पूनम के पास रसोई में जा पहुंची। कैसी हो तुम? रात को थकावट की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। पूनम ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी बहू से पूछा। जी अब ठीक हूँ, देविका ने धीमे से जवाब दिया। आप यह रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। अभी तो नाश्ता टेबल पर लग चुका है, तो अब बस यह चाय की ट्रे ले चलो और चलो नाश्ता करते हैं। चाय लेकर देविका टेबल पर पहुंची। नवीन और राजन वहां बैठे थे। देविका ने नवीन के पैर छुए तो नवीन ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया और मुस्कुराते हुए पूनम से बोले, बस उलझा दिया बहू को पहले ही दिन रसोई में। सास का रोल अच्छे से निभा रही हो। अरे ऐसा नहीं है, बहू नहीं, यह तो बेटी है मेरी पूनम। पूनम ने मुस्कुराते हुए स्वर में कहा। देविका, यह सब कहने की बातें हैं। अच्छा सुनो, अब सबसे पहले अपने इम्तिहान की तैयारी करना। मैं तो चाहता था शादी परीक्षा होने के बाद ही हो, पर यह माँ बेटी की जोड़ी कहाँ मानने वाली थी मेरी बातें। भला नवीन सहज भाव में बोला। जी पापा। देविका हल्की सी मुस्कुराकर रह गई। देविका ने पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। इम्तिहान भी हो गई और देविका अच्छे नंबरों से पास भी हो गई थी। तब नवीन और पूनम ने उन दोनों के बाहर जाने का प्रोग्राम बना दिया। ऊटी की मनमोहक वादियों में भी जब देविका का चेहरा ना खिला तो शाम को राजन ने उससे पूछ ही लिया, देविका क्या बात है? तुम शादी के बाद इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? राजन ने भोलेपन से और बड़ी ही सादगी से अपनी बात को पूछा। यह सुनकर देविका कुछ पल उसे देखती रही। इस सब में राजन का क्या दोष? उसने तो सच्चे मन से मुझसे प्यार किया है। क्यों मैं इसके प्यार का जवाब प्यार से नहीं दे सकती? मैं क्यों इसे वही दुख दे रही हूँ, वही एहसास करवाऊँ जो मुझे हुआ है? नहीं, मैं इसका दिल नहीं तोड़ सकती। इसे जरूर एक खुशहाल जिंदगी का हक है। देविका का दिलो दिमाग अब पूरी तरह से स्पष्ट था। राजन का हाथ उसके हाथ पर ही था। उसने राजन के हाथ की पकड़ को और मजबूत करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। देविका के चेहरे पर आंतरिक चमक थी। राजन को काफी हद तक संतुष्टि महसूस हुई और उसके चेहरे पर एक निश्चल मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद देविका ने राजन के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। अगली सुबह वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी। शावर के नीचे जिस्म पर पड़ती पानी की फुहारों ने जैसे उसके रोम रोम को खिला दिया था। उसके नए जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। अब वह वास्तव में अपने वैवाहिक जीवन में रम चुकी थी। हनीमून से राजन और देविका काफी खुशहाल वापस लौटे। कुछ दिनों बाद रितीश के साथ एक अनहोनी घटना घट गई। एक रात आनंद बाबू की तबीयत काफी खराब हो गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। लता अब वहां रहना नहीं चाहती थी क्योंकि कुछ दिनों से आनंद अनु को बहुत याद कर रही थी। इसलिए अब वो अनु से मिलने के लिए बेचैन हो उठी थी। उसे अपने पास बुलाना चाहती थी। इस पर रितेश की बुआ ने कहा कि अभी अनु के लिए माहौल बदलना सही नहीं होगा।
क्यों ना वे लोग ही अब मकान बेचकर उनके पास आ जाएं। ऐसे हालात में लता को भी यही सही लगा। जल्दी ही रितेश का परिवार वहां से चला गया। देविका शांत भाव से यह सब घटित होते देखती रही। इसके बाद राजन और रितेश की दोस्ती सिर्फ फोन पर हुई बातों पर चलती रही और समय के साथ धीरे धीरे एक दिन सिर्फ दिल में ही बस गई। शायद रितेश का फोन नंबर बदल चुका था, जो राजन के पास नहीं था। देविका को लगभग 1.5 वर्ष बाद एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। अपूर्व बहुत प्यारा था, राजन की जान बसती थी उसमें। अपनी तोतली भाषा में जब वो राजन को पापा पापा पुकारता था तो राजन का दिन बल्लियां उछलने लगता। इस तरह से 5 साल बीत गए। इस बीच बिजनेस की एक जरूरी मीटिंग के लिए एक बार राजन को 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। उस दिन वह वापस आने ही वाला था कि दरवाजे की डोरबेल बजी। दरवाजा देविका ने ही खोला। सामने रितेश खड़ा था। देविका जैसे बुत समान हो गई रितेश को देखते ही। रितेश, देविका के पीछे से उसे देखकर पूनम के मुख से तेज स्वर में उसका नाम गूंजा। देविका झट से संभली और वह दरवाजे से एक तरफ हट गई। रितेश भीतर आते ही पूनम के पैरों में झुका। पूनम ने उसे गले से लगा लिया और दोनों की आंखें भर आई। ड्राइंग रूम में बैठी दोनों देर तक बातें करते रहे। इस दौरान देविका रसोई में ही रही। रितेश अपूर्व के साथ खेलने में व्यस्त रहा। नवीन घर आए तो वह भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। आनंद बाबू को भी बेहद याद किया। नवीन और पूनम ने। तभी दोबारा डोरबेल बजी। पापा आ गए कहते हुए अपूर्व दरवाजे की ओर भागा। वह गिर ना पड़े इसके लिए रितेश भी उसके पीछे भाग खड़ा हुआ। अपूर्व को गोद में लेकर दरवाजा रितेश ने खोला। राजन ही था सामने। एक दूसरे को देखते ही मौन होकर रह गए दोनों। कुछ पल यूं ही बीत गए। तभी अपूर्व पापा पापा पुकारने लगा। राजन ने उसे अपनी गोद में लेकर प्यार किया और फिर नीचे उतारा। उसके हाथ में एक खिलौना था जिसे देखते ही अपूर्व ने लपक कर वह छीन लिया। दादी दादी देखो पापा क्या लाए हैं। अपूर्व पूनम की ओर भाग गया। राजन और रितेश गले मिलकर जैसे दुनिया जहान को भूल गए। खाने की मेज पर उनकी बातें चलती रही। देर रात उन दोनों को छोड़कर सभी सोने चले गए। पर यार तूने तो अब तक शादी क्यों नहीं की? मैं तो सोचता था कि अब तक तो तू 2-3 बच्चों का बाप बन चुका होगा। कोई पसंद नहीं आई क्या? बर्तन समेटती देविका के गले में जैसे कुछ अटक सा गया हो। अरे तेरे जैसी किस्मत नहीं है मेरी, हमें तो कोई पसंद ही नहीं करता है। क्या कमी है मेरे यार में? वैसे देविका की कोई छोटी बहन नहीं है, वरना अपनी आधी घरवाली को तेरी से ही शादी करवा देता। क्यों देविका? यह कहकर राजन खुद ही हंस पड़ा। देविका बर्तन समेटकर रसोई में वापस चली गई। और इसी के साथ उनकी सैड स्टोरी खत्म हो गई हो। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें।